गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। हम लोग एक साथ दो सीरीज चला रहे हैं। एक सीरीज है जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और दूसरी सीरीज है जिसमें हम मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की चर्चा कर रहे हैं। तो आप एक साथ दो सीरीज देख सकते हैं और दोनों का आप लाभ उठा सकते हैं। आज का जो एपिसोड है यह विशेष तौर पर क्लाइमेटोलॉजी अर्थात जलवायु विज्ञान से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत चक्रवात, प्रतिचक्रवात की चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, लिखा गया है यहाँ पर कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम है और इनका क्षेत्र है कि इस चक्रवात को हम कहाँ पर किस नाम से पुकारते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन नाम कहाँ पर दिया जाता है, तो यूएस वाला जो कैरेबियन सी है, तो कैरेबियन सी में इसको कहते हैं हरिकेन। तो इस आधार पर हरिकेन का जो संबंध है यह यूएस से है। इसी प्रकार अगर हम बात करें टाइफून, तो टाइफून कहाँ पर है, चीन में इसी का नाम होता है टाइफून। अगर हम बात करें विली विली, तो यह ऑस्ट्रेलिया में नाम दिया जाता है और टाइफू नाम के यहाँ दिया जाता है तो जापान में। इसी प्रकार कुछ नाम आपको और अलग से मिलते हैं, जैसे फिलीपींस में इसको बैजियो कहते हैं। अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो वहाँ पर साइक्लोन कहते हैं। तो ये इनके कुछ स्थानीय नाम है जिसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर अगर हम मिलान करें तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, फिर 4 और 3412। तो 3412 यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना से संबद्ध नहीं है। यहाँ पर बताना है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना से इसमें से कौन सा संबंध नहीं है, उसी के विषय में बताना है। जैसे अवलोकन भित्ति, वलयाकार पट्टी, सर्पिल पट्टी, तो ये सभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात से ही संबंध रखते हैं। जब हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात की ऊर्ध्वाधर संरचना का डिस्कशन करते हैं, किस संरचना का, ऊर्ध्वाधर संरचना का, क्योंकि चक्रवात की दो संरचनाएं होती हैं, एक ऊर्ध्वाधर होती हैं और एक क्षैतिज होती हैं। तो वहां पर अगर हम ऊर्ध्वाधर की बात करें तो वहां पर हमको हर प्रकार का देखिए, अगर आप वर्टिकल इस तरह से चलते हैं तो यह उसका होता है ऊर्ध्वाधर ऐसे। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्षैतिज इस तरह से बात करें तो यह क्षैतिज होता है, जिसमें हम लोग चक्षु की बात करते हैं, आंख की बात करते हैं, फिर वर्षण सल्पन पट्टी होती है, फिर आंख की दीवार होती है, एनुलर जोन होता है। तो ये सब जो जोन होते हैं इसके क्षैतिज पार्ट में आते हैं। तो हम कह सकते हैं जो अवलोकन भित्ति है या वलयाकार पट्टी है या सर्पिल पट्टी है, यह सब उष्णकटिबंधीय चक्रवात की क्षैतिज संरचना के पार्ट हैं। लेकिन जो यकमैन सर्पिल है, यकमैन सर्पिल का संबंध आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जब महासागरीय जलधाराओं की चर्चा की जाती है तो वहाँ महासागरीय जलधाराओं में जब एक कह सकते हैं कोरियालिस बल के प्रभाव में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जब जलधाराएं मूव करती हैं तो उसको हम एक मैन सर्पिल के नाम से जानते हैं। तो इसका संबंध कहीं ना कहीं जलधाराओं से है, इसलिए यही एक गलत है, क्योंकि इसका संबंध उष्णकटिबंधीय चक्रवात से नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा गया है कि प्रतिचक्रवाती मौसम की पुनरावृत्ति से संबंधित विलक्षणताएं विश्व के किस क्षेत्र से संबंध रखती हैं। वैसे जो प्रतिचक्रवात की पुनरावृत्ति की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का तात्पर्य है कि यह घटनाएं बार बार देखने को मिलेंगी। विश्व के किस क्षेत्र से संबंध रखती हैं, तो दक्षिण एशिया में भी प्रतिचक्रवात आते हैं लेकिन इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। और वैसे आप उत्तरी अमेरिका में बात करें तो उत्तरी अमेरिका का विस्तार तो आप इक्वेटर के पास से ही देख सकते हैं, मतलब निम्न अक्षांश से या उच्च अक्षांश की तरफ है, काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है। तो वहाँ पर अगर उत्तरी अमेरिका में उत्तर वाला सेक्शन बात करें, कनाडा वाला, तो वहाँ पर भी हमको प्रतिचक्रवात की दशाएं देखने को मिलती हैं। ऑस्ट्रेलिया में हमको इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं मिलती। लेकिन ब्रिटेन एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पर प्रतिचक्रवात की जो पुनरावृत्ति है यह लगातार देखने को मिलती है। इसके पीछे कारण ये है कि वहाँ पर समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बने रहते हैं और समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के साथ साथ उसी के कह सकते हैं बैक साइड में प्रतिचक्रवात की दशाएं भी हमको लगातार देखने को मिलती हैं। इसलिए सबसे बेहतर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, ब्रिटेन। अगला लिखा गया है, यहाँ पर हमको मिलान करना है कि कौन किससे संबंधित है, अर्थात किस कंडीशन में कितनी गति होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है निम्न दबाव का क्षेत्र, तो निम्न दबाव का जो क्षेत्र होता है यहाँ पर जो चलने वाली वायु की गति होती है यह 31 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होती है।
और अगर हम बात करें इसी प्रकार से अवनमन, तो अवनमन का गति इससे थोड़ा ज़्यादा होती है। तो अवनमन की गति हो जाएगी 31 से लेकर के 49। इसके पश्चात होता है चक्रवाती तूफान। तो चक्रवाती तूफान आप अब सहज भाव से समझ सकते हैं कि इसकी जो गति हो जाएगी, यह गति आप देख सकते हैं 62 से लेकर के 88 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 62 से लेकर के 88 हो जाएगी। और फिर तेज चक्रवाती तूफान की गति 89 से लेकर के 118 हो जाएगी। और इस प्रकार से आप इसका मिलान कर सकते हैं। तो 34 आपको मिल जाएगा विकल्प नंबर सी में, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा सी। लेकिन इसी पर थोड़ा और चर्चा अगर हम करें तो देखिए, जो निम्न दाब का क्षेत्र होता है, आपको स्पष्ट हम बता दें कि वैसे जो एथेंटिक बुक होती है उसमें जो लिखित मिलता है निम्न दाब का क्षेत्र, उसकी गति मिलती है आपकी 31 से लेकर के 50 किलोमीटर प्रति घंटा मिलती है। ये गति मिलती है किसमें? जब हम बात करते हैं निम्न दाब का या निम्न दबाव का क्षेत्र। इससे जो ज़्यादा गति मिलती है वह होती है जिसको हम कहते हैं अवदाब या अवनमन। अवदाब या अवनमन जो होता है, इसकी गति अगर हम देखें तो इसी के आगे प्रारंभ हो जाती है 51 से लेकर के 62 किलोमीटर प्रति घंटा मिलती है। और इसके पश्चात जब शुरू होता है तो वहाँ पर इंडियन मेट्रोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसके अनुसार हमको आंकड़े देखने को मिलते हैं। और वहाँ पर कई प्रकार के आंकड़े मिलते हैं। किसके अनुसार? आईएमडी के अनुसार, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यह जो है साइक्लोन का 5 कैटेगरी करता है। किसका? साइक्लोन का 5 कैटेगरी करता है। और इसमें अगर हम सबसे पहला साइक्लोन बात करें, जिसको कहते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म। क्या कहते हैं? साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो अगर हम स्टॉर्म की बात करें, जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है, सबसे कम गति वाला जो साइक्लोन है, इसकी गति अब यहाँ से प्रारंभ होती है 63 से लेकर के 88 किलोमीटर प्रति हावर्स। और इससे जब तीव्र होता है तो इसको कहते हैं सीवियर। ये देखो, साइक्लोनिक स्टॉर्म है। कैसा है? यह साइक्लोनिक स्टॉर्म है। अगर इससे तेज गति का हम बात करें तो उसका नाम होता है सीवियर। सीवियर मतलब होता है थोड़ा खतरनाक है। तो सीवियर साइक्लोनिक अगर स्टॉर्म की बात करें तो इसकी गति अब ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पर प्रारंभ होती है 89 से लेकर के 117 किलोमीटर पर हावर। और इससे भी ज़्यादा तीव्र गति होती है वेरी सीवियर। किसका होता है? वेरी सीवियर। और इसकी गति और तीव्र हो जाती है। यह 118 से प्रारंभ होता है और पहुंचता है 165 तक। कहाँ तक पहुंचता है? 165 तक। और इससे भी ज़्यादा होता है उसको कहते हैं एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली मतलब होता है और ज़्यादा तीव्र। तो यहाँ पर जो गति होती है अब इससे आगे प्रारंभ हो जाती है 166 से लेकर के इसकी गति होती है 220 किलोमीटर पर हावर। और अगर इससे तीव्र भी गति का अगर कोई साइक्लोन आता है तो उसको कहते हैं सुपर साइक्लोन। क्या कहते हैं? सुपर साइक्लोन। ये जो सुपर साइक्लोन होती है इसकी गति 220 किलोमीटर पर हावर से अधिक होती है। तो ये तथ्य हैं जिसको हमको ध्यान में रखना है। लेकिन चूंकि विकल्प में ऐसा, आप देखो होता क्या है कि जो समुचित विकल्प होता है उसी का चयन करना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एज इट इज आपको हूबहू वही आंकड़े मिलेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है निम्न दबाव का क्षेत्र, तो यहाँ पर सिर्फ आंकड़ा लिखा है कि 31 किलोमीटर पर घंटे से कम स्पीड होती है तो उसको निम्न दबाव का क्षेत्र कहते हैं। जबकि इसका आंकड़ा है कि 51 से लेकर के 50 किलोमीटर तक की गति का अगर कोई है तो उसको निम्न दबाव का क्षेत्र कहते हैं। लेकिन ये तो स्पष्ट है ना कि निम्न दबाव क्षेत्र से ज्यादा गति अवनमन की होती है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा कम गति आपका निम्न दबाव क्षेत्र का होगा, उससे ज्यादा गति अवनमन की होगी। तो जो विकल्प हमारे सामने उपलब्ध है उसी विकल्प से हम अपने आंसर का चयन करेंगे। तो इस आधार पर हमारा जो ए हो जाएगा इसका मिलान 3 से करना पड़ता है और जो सी है इसका मिलान हमको सेकंड से करना पड़ता है, जबकि ये दोनों गतियां निम्न दबाव क्षेत्र के अंतर्गत ही आती हैं। इसके पश्चात अगर हम बात करें चक्रवाती तूफान, तो इसकी गति आप देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। आप इस आंकड़े को भी प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि यह एथेंटिक किताबों के आंकड़े हैं आपके सामने। अगला लिखा गया है चक्रवात चेतावनी प्रणाली में जो ऑरेंज रंग होता है यह क्या मतलब संदेश हमको देता है? तो यह संदेश देता है कि आप तैयार रहिए, साइक्लोन आने की संभावना पूरी है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि 4 कलर वैसे डिसाइड किए जाते हैं और चारों कलर में जो सबसे पहला रंग होता है हरा रंग, इसका तात्पर्य है कि कोई चेतावनी नहीं है, अभी साइक्लोन की कोई ऐसी मतलब संभावना भविष्य में नहीं है, तो हम वहाँ पर ग्रीन कलर की बात करते हैं। लेकिन जब 48 घंटे पहले मतलब सूचना हमको चक्रवात की मिलती है तो उसके लिए हम किस कलर का प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पर पीला कलर होता है, येलो रंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब चक्रवात के आने से मात्र 24 घंटे का समय रह जाता है तो वहाँ पर ऑरेंज कलर का हम प्रयोग करते हैं।
और इसी प्रकार जब साइक्लोन आने का मात्र 12 घंटे अब समय रह जाता है तो वहां पर हम अलर्ट जारी करते हैं रेड। कौन सा? रेड। तो रेड का जो फॉर्मेशन है यह 12 घंटे पूर्व होता है, ऑरेंज का फॉर्मेशन 24 घंटे, येलो का फॉर्मेशन 48 घंटे, और इससे बियॉन्ड की मतलब यहां पर साइक्लोन आने की भी कोई संभावना ही नहीं है, तो वहां पर हम ग्रीन कलर का प्रयोग करते हैं। तो इस आधार पर आंसर हो जाएगा सी। अगला लिखा गया विली विली क्या है? तो विली विली एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो ऑस्ट्रेलिया में आता है। कहां पर आता है? ऑस्ट्रेलिया में आता है। तो इस आधार पर आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। और इसी को हम लोग हरिकेन भी नाम देते हैं, इसी को साइक्लोन भी कहते हैं, इसी को टाइफून कहते हैं, टाइफू कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामकरण किया जाता है। वैसे साइक्लोन दो प्रकार का होता है, एक होता उष्णकटिबंधीय साइक्लोन और एक होता है आपका समशीतोष्णकटिबंधीय साइक्लोन। यहां पर लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो को क्या कहते हैं? तो इसी को ट्विस्टर कहते हैं, अर्थात डांसिंग करने वाला यह साइक्लोन है। जैसे डांस करता है उस प्रकार से यह साइक्लोन डांस करता है। और इसका जो शेप होता है आप अगर देखें तो ऊपर इसका आकार काफी बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे यह नीचे आता है इसका आकार छोटा होता चला जाता है। तो इस प्रकार से यह आकार अगर आप देखेंगे तो यह कीप आकार होता है। कैसा होता है? कीप आकार यह साइक्लोन होता है। और यह जैसे लगता है कि ट्विस्ट मतलब डांस कर रहा है, इसी को हम कहते हैं ट्विस्टर या इसी को कहते हैं टॉर्नेडो। इसकी गति बहुत ज़्यादा होती है। इसकी गति तो 800 साढ़े 800 किलोमीटर पर घंटे तक देखने को मिलती है। और टॉर्नेडो की जो उत्पत्ति का मूल कारण है यह एक प्रकार से जो समशीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति का कारण होता है, अर्थात वाताग्रीय उत्पत्ति का इसका कारण है। क्या है? वाताग्रीय। तो वाताग्र जनन के परिणाम स्वरूप टॉर्नेडो की उत्पत्ति होती है, जबकि हरिकेन जो है यह कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसकी उत्पत्ति का कारण है संवहन तरंग। क्या है? संवहन तरंग। इस तथ्य को आपको ध्यान में रखना है। तो ट्विस्टर नाम किसका है? इसी टॉर्नेडो का नाम है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में देखने को विशेष तौर पर हमको मिलता है। अगला प्रश्न लिखा गया, अच्छा इसी टॉर्नेडो का जो रूप महासागर के ऊपर बनता है उसी को कहते हैं जल स्तंभ। तो जल स्तंभ क्या है? इसी टॉर्नेडो का महासागर के ऊपर निर्मित रूप है। अगला लिखा गया है शीतोष्ण चक्रवात के अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। तो शीतोष्ण चक्रवात जो होता है 35 से 65 डिग्री के मध्य में होता है, क्योंकि यहाँ पर पछुआ पवनें और ध्रुवीय जो पूर्वी पवन होती हैं दोनों एक दूसरे से टकराती हैं और परिणाम स्वरूप वहां पर एक वाताग्र बनता है और उसी वाताग्र के परिणाम स्वरूप एक चक्रवात का फॉर्मेशन होता है। और जो चक्रवात बनता है उसी चक्रवात को कहते हैं समशीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। और इसी चक्रवात का रूप हमको देखने को मिलता है यूएसए में टॉर्नेडो के रूप में और ऑस्ट्रेलिया में मिलता है टॉर्नेडो के रूप में। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा गया है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक सिद्धांत शीतोष्ण चक्रवात से संबंधित नहीं है? अर्थात शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित अतीत में कई सिद्धांत दिए जा चुके हैं, लेकिन उसमें से कह रहा है कि कौन सा ऐसा सिद्धांत जो इन दिए गए विकल्पों में जिसका संबंध नहीं है, उसी का हमको चयन करना है। यहां पर अगर देखा जाए तो चाहे गतिक सिद्धांत हो, गतिक सिद्धांत भी कहीं ना कहीं समशीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात से ही संबंध रखता है। इसी प्रकार अगर भंवर सिद्धांत की बात करें तो इसका भी संबंध समशीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात से ही है। ध्रुवीय वाताग्र जो वर्कनीज महोदय ने दिया है इनका भी संबंध समशीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात से है। लेकिन जो तापीय संकुचन का सिद्धांत यह जेफ्रीज महोदय दिए हैं और जिसका संबंध महाद्वीप तथा महासागर की उत्पत्ति से है। तो जो तापीय संकुचन का सिद्धांत यह जेफ्रीज महोदय ने दिया है, इसकी चर्चा हम लोग भू आकृति के संकल्पना में किए हैं। तो वहां पर बताया जाता है कि किस प्रकार से महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति हुई है, उससे संबंधित तापीय संकुचन का जो जेफ्रीज महोदय ने दिया है, अर्थात यही आंसर होगा क्योंकि इसका संबंध कहीं से भी शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात से नहीं है। अगला प्रश्न लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन चक्रवात की आंख के अभिलक्षणों में से एक नहीं है? अर्थात जो चक्रवात की आंख होती है जिसको आई कहते हैं, यहां पर जितने भी लिखे गए हैं ऑप्शन सब उसी को डिफाइन करते हैं। सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जो उसको डिफाइन नहीं करता है और वह अत्यधिक नम होती है, क्योंकि जो चक्रवात की आंख होती है वहां का क्लाइमेट शांत होता है, वहां पर वायु का ना तो आरोहण होता है ना तो अवरोहण होता है। इसलिए जो लिखा गया है कि अत्यधिक नम होता है, ये गलत है। अत्यधिक नम नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर आमतौर पर सूखा होता है, बारिश कम होती है, पवन क्षीण होती है। तो ये सब कंडीशन इस आंख की है, क्योंकि आंख में ना तो वायु का आरोहण होता है और ना तो अवरोहण होता है, इसलिए वहां का मौसम शांत होता है, बारिश बहुत कम होती है। अर्थात आंसर हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि यही चक्रवात की आंख को डिफाइन नहीं करता है। अगला लिखा गया है वह रूष्ण कटिबंध चक्रवात में ठंडे वाताग्र के सहारे बनने वाले मेघ को क्या कहते हैं? तो यहां पर कह रहा है कि जो ठंडा मतलब
एक प्रकार से अगर हम बात करें शीत वाताग्र, इसी को क्या कहते हैं, शीत वाताग्र। तो शीत वाताग्र के सहारे जो बादल बनता है, तो यहाँ पर देखिए ये होता है उष्ण वाताग्र जो आगे आगे चलता है, इसके पीछे जो चलता है इसको कहते हैं शीत वाताग्र। उष्ण वाताग्र में जो होता है बादल जो है बहुत विस्तृत क्षेत्र में बनते हैं और वर्षा भी बहुत विस्तृत क्षेत्र में होती है और मंद गति से होती है, लंबे समय तक होती है। लेकिन जब शीत वाताग्र होता है तो शीत वाताग्र में जो बादल बनते हैं यह कह सकते हैं कपासी बादल बनते हैं, अर्थात वर्टिकल बादल बनते हैं। कैसे बनते हैं, वर्टिकल बादल बनते हैं। तो यहां पर जो बात हो रही है कि ठंडे वाताग्र के द्वारा किस प्रकार का बादल बनता है, तो कपासी बादल बनते हैं। कैसे बनते हैं, कपासी, और इसी को कहते हैं क्यूमुलस। क्या कहते हैं, क्यूमुलस। तो क्यूमुलस बादल या कपासी बादल को कहते हैं वर्टिकल क्लाउड बनता है। एक ऐसा है, यही है वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ये होता है ऊर्ध्वाधर, और शेष जो बादल होते हैं ये क्षैतिज होते हैं। तो बादल दो प्रकार के होते हैं, क्षैतिज भी होते हैं और ऊर्ध्वाधर भी होते हैं। तो कपासी मेघ आपके ऊर्ध्वाधर के दायरे में आता है, और यही बनता है कि जब उष्ण वाताग्र शीत वाताग्र आता है तो। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया, चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात में पवनों की दिशा के प्रारूप के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। यहां पर बताना है चक्रवात और प्रतिचक्रवात के विषय में असत्य कथन बताना है, और यहां पर लिखा गया है, देखिए पवनों की दिशा के प्रारूप के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। अब यहां पर थोड़ी सी दुविधा आपको होगी, क्योंकि यहां पर चक्रवात और प्रतिचक्रवात में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इसने त्रुटिपूर्ण या जो भी अब हम बात कहें, यहां पर अब कुछ भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि चक्रवात की जो गति होती है उत्तरी गोलार्ध में यह एंटी क्लॉक होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉक होती है। जबकि अगर हम प्रतिचक्रवात की बात करें तो प्रतिचक्रवात में जो गति होती है उत्तरी गोलार्ध में यह क्लॉकवाइज होती है और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉक होती है। तो दोनों चूंकि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, तो ऐसे में देखिए अब उचित आंसर मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर चक्रवात को ही अगर हम आधार मान करके अपने आंसर का चयन करें, तो चक्रवात के आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात में पवनों की दिशा होती है घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है। यह पूरी तरीके से क्या है, गलत है, क्योंकि चक्रवात की कंडीशन में उत्तरी गोलार्ध में जो चलने वाली वायु है उसकी दिशा एंटी क्लॉक होती है, ना कि क्लॉक होती है। अर्थात यह स्टेटमेंट गलत है, और इस आधार पर यही हमारा आंसर हो जाएगा। शेष अगर हम बात करें अगर हम शेष बात करें कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई के विपरीत होती है, तो यह देखिए यहाँ पर जो लिखा है कि घड़ी की सुई के विपरीत होती है, ये तो सही लिखा है ना चक्रवात की कंडीशन में। फिर लिखा दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा की घड़ी की सुई के अनुरूप होती है। यहाँ पर जितने भी एक्सप्लेनेशन किए गए हैं सब एक्सप्लेनेशन चक्रवात की कंडीशन में किए गए हैं। किस कंडीशन में किए गए हैं, चक्रवात की कंडीशन में किए गए हैं, इसलिए हमको चक्रवात को ही ध्यान रखना है। यहाँ पर सेंटेंस भले लिखा है चक्रवात प्रतिचक्रवात, लेकिन जब आंसर की बात करते हैं तो आंसर में देखिए स्पष्ट लिख दिया गया कि चक्रवात की ये बात कर रहा है या प्रतिचक्रवात की। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन में चक्रवात लिखा है, लेकिन डी ऑप्शन में प्रतिचक्रवात लिख दिया। क्या लिख दिया, प्रतिचक्रवात। तो प्रतिचक्रवात को भी पढ़ लीजिए। उत्तरी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई के अनुरूप होती है, तो ये सही है। तो अर्थात ए भी सही है प्रतिचक्रवात के अनुसार, ए भी सही है चक्रवात के अनुसार, और ए भी सही है चक्रवात के अनुसार। केवल बी आंसर गलत होगा, क्योंकि यह चक्रवात के अनुसार सही डिफिनीशन नहीं है। अर्थात यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। काफ़ी बेहतर प्रश्न हम मान सकते हैं इसे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टिंग है। प्रश्न कुछ और लिख रहा है और उत्तर किसी और ढंग से प्रस्तुत करके इसको वेरीफाई करने का प्रयास किया गया है, जो काफ़ी बेहतर कह सकते हैं एक विकल्प है हमारे सामने, और इस प्रकार से भविष्य में भी प्रश्न के पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण चक्रवातों का सामान्य लक्षण नहीं है। यहाँ पर बताना है कि शीतोष्ण चक्रवातों का सामान्य लक्षण कौन सा नहीं है। अर्थात यहाँ पर जितने लक्षण हैं सब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के ही हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है एक लंबी अवधि तक मूसलाधार वर्षा। तो ध्यान रखना है कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं यहाँ पर लंबी अवधि तक वर्षा होती है, लेकिन मूसलाधार नहीं होती है। अगर मूसलाधार होती है तो लंबी अवधि तक नहीं होती है। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि मौसम अस्थिर होता है, यह सेंटेंस सही है। फिर लिखा है कुहरापन तथा अस्पष्ट दृश्यता होती, ये भी सेंटेंस सही है, क्योंकि ठंडी और गर्म वायु का मिलन होता है इसलिए कोहरा बनता है। फिर लिखा है कमोबेश विस्तृत समदाब रेखाएं होती हैं, ये भी सही है, लेकिन ये वाला सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि हमने आपसे पहले ही कहा कि वाताग्र दो होता है, एक होता है शीत वाताग्र, एक होता है उष्ण वाताग्र। तो जो उष्ण वाताग्र होता है यहाँ पर वर्षा लंबे समय तक होती है लेकिन मंद गति से होती है, लेकिन जब शीत वाताग्र की बात करते हैं तो यहाँ पर वर्षा
कम अवधि के लिए होती है लेकिन तीव्र गति से होती है, अर्थात मूसलाधार होती है। तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि लंबी अवधि तक मूसलाधार होगी। अगर लंबी अवधि तक होगी तो मंद गति की होगी, और अगर मूसलाधार होगी तो कम अवधि के लिए होगी। क्योंकि वाताग्र में मतलब चक्रवात में कई स्थितियां होती हैं। शीत वाताग्र होता है, उष्ण वाताग्र होता है, स्थिर वाताग्र होता है, समरुद्धि वाताग्र होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं यही सही सुमेलित नहीं है, अर्थात सही या सेंटेंस नहीं लिखा गया, अर्थात यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, निम्नलिखित कथनों में से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में कौन सा सही नहीं है। बताना है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध, किसके विषय में, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में कौन सा सेंटेंस सही नहीं है। जैसे यहां पर लिखा है, पहला, उष्णकटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण पूर्व से पश्चिम की ओर मुड़ जाते हैं। तो क्या यह सही सेंटेंस है या गलत? तो यह सेंटेंस सही है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं व्यापारिक पवन की पेटी में ही चलते हैं, और जो व्यापारिक पवनें होती हैं यह पूर्व से पश्चिम की तरफ ही चलती हैं, अर्थात यह सेंटेंस सही है। फिर अगला लिखा है इसी में कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यहां पर जो बात कर रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के विनाशकारी खतरे नहीं है। तो यह आपको स्पष्ट होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि खतरे नहीं है, इसके भी खतरे पूरे पूरे होते हैं। इसीलिए तो इसको हम कहते हैं कि यह एक विनाशकारी है। कैसा है? यह एक डिस्ट्रक्टिव होता है, अर्थात जो यहां पर लिखा गया है यह सेंटेंस गलत है, और इस आधार पर आंसर हमारा हो जाएगा यही बी हो जाएगा, क्योंकि यह सही सुमेलित नहीं है। अगला लिखा गया है यहां पर कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात ITCZ के निकट पैदा होता है। तो यह सेंटेंस सही है, हाँ पूरी तरीके से सही नहीं है लेकिन आंशिक तौर पर तो सही है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जितने भी चक्रवात बनते हैं ITCZ के नजदीक ही बनते हैं। हाँ, अगर हम इनकी बात करें कि कहां से कहां तक बनते हैं, तो बात कर सकते हैं कि इक्वेटोरियल बेल्ट को छोड़ करके ये चक्रवात ज्यादातर देखने को मिलते हैं, अर्थात 5 डिग्री के ऊपर बनते हैं, अर्थात 5 डिग्री के उत्तर या 5 डिग्री के दक्षिण बनते हैं। और फिर लिखा है डी ऑप्शन कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमि क्षेत्र से गुजरने पर कमजोर पड़ जाते हैं। तो ये बात पूरी तरीके से सही है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत होता है वह होता है महासागरीय जल या सागरीय जल, जहां से इसको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। लेकिन जब यही चक्रवात महासागर या सागर के तल को छोड़कर के स्थल के भाग पर जाता है तो इसकी ऊर्जा से संबंध कट जाता है और यह धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। तो यह भी सेंटेंस सही है, यह भी सही है, केवल बी वाला गलत है, और इस आधार पर आंसर हो जाएगा केवल और केवल बी। अगला यहां पर लिखा गया है, यहां पर 4 स्टेटमेंट हैं और बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे पहला लिखा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अनेक रूप होते हैं जो आकार, रूप, वेग और मौसम स्थिति के हिसाब से अलग होते हैं। ये सही है, क्योंकि इसी के आधार पर इनका अलग अलग नामकरण किया गया है, जिसको हमने अभी अभी डिस्कशन किया था कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट इनको क्या क्या नाम दिया है। उसी में इसको कहीं न कहीं निम्न दाब क्षेत्र है, अवदाब है, साइक्लोन है, सीवियर साइक्लोन, वेरी सीवियर, एक्सट्रीमली, और फिर बात करते हैं सुपर साइक्लोन। तो ये सब नाम उसी आधार पर रखे गए हैं। फिर लिखा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपेक्षाकृत अधिक ताकतवर होता है तथा महासागरों के ऊपर अत्यंत तेज वेग से गुजरता है। ये सेंटेंस सही है, अर्थात यहां पर पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा क्या लिख रहा है, चक्रवात के केंद्र में अत्यधिक उच्च दाब होता है। तो चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब नहीं होता बल्कि निम्न दाब होता है। कैसा होता है? निम्न दाब होता है, ना कि उच्च होता है। फिर लिख रहा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का कार्य विभिन्न भागों में एक सदृश होता है। गलत है, इसके हर भाग में जो कह सकते हैं एक्टिविटीज होती है वह अलग अलग होती है। फ्रंट का राइट पार्ट अलग है, फ्रंट का लेफ्ट पार्ट अलग है, फिर बैक का फ्रंट, बैक का राइट, बैक का लेफ्ट, दोनों हर जगह हम कह सकते हैं कि स्थितियां अलग अलग होती हैं, अर्थात ये भी सेंटेंस गलत है, और इस आधार पर केवल आंसर हो जाएगा ए और बी, अर्थात आंसर यहां पर है बी विकल्प। क्या है? बी विकल्प। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया, उष्णकटिबंधीय निम्न दबाव सघन होकर उष्णकटिबंधीय तूफानों में परिवर्तित हो जाते हैं जैसे ही वे पार करते हैं किसको? अटलांटिक महासागर को। अब देखो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का संबंध सीधा सीधा है कहीं ना कहीं उष्णकटिबंध क्षेत्र से, अर्थात इसमें आप ग्रीनलैंड को शामिल नहीं कर सकते हैं, आर्कटिक महासागर को शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि यह उष्णकटिबंध क्षेत्र में है ही नहीं। उष्णकटिबंध क्षेत्र में केवल 2 मिलते हैं, और एक है अटलांटिक महासागर, एक है प्रशांत महासागर। लेकिन यहां पर जो स्थिति वह डिफाइन कर रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है या उष्णकटिबंधीय निम्न दबाव सघन होकर उष्णकटिबंधीय तूफानों में परिवर्तित हो जाते हैं जैसे ही वे पार करते हैं किसको? अटलांटिक महासागर को। इसका आंसर हो जाएगा बी।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न उसी अटलांटिक महासागर के विषय में ही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस देशांतर पर उष्णकटिबंधीय तूफान का रुख उत्तर दिशा की ओर उत्तर अटलांटिक की तरफ मुड़ जाता है। तो हमको बताना है कि वह कौन सा अक्षांश या देशांतर रेखा है जहां पर उष्णकटिबंधीय तूफान का रुख उत्तर दिशा की ओर उत्तर अटलांटिक की तरफ मुड़ जाता है। वो है 30 डिग्री पश्चिमी अक्षांश। 30 डिग्री पश्चिमी अक्षांश के पश्चात ही जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है इसका रुख उत्तर की ओर हो जाता है और कहां पर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। चलिए अगले प्रश्न पर। यहां पर लिखा गया है ताप घटक, अर्थात बताना है हमको कि टार्नेडो के विषय में। किसके विषय में? टार्नेडो के विषय में। कि टार्नेडो का जो हम मेजरमेंट करते हैं उसके लिए जिस मात्रक का प्रयोग करते हैं जो है फ्यूजिटा। तो फ्यूजिटा का आधार क्या है, अर्थात फ्यूजिटा किस आधार पर किसी भी टार्नेडो का कैलकुलेशन करता है? तो इसके दो आधार हैं। एक आधार है वायु की गति और एक है संबंधित संपत्ति का नुकसान। तो हम लोग यही आकलन करते हैं कि वायु की गति क्या है और इसके परिणाम स्वरूप कितने संपत्ति का नुकसान हुआ है, और इसी आधार पर हम बताते हैं कि फ्यूजिटा पैमाने पर किस स्तर का यह टार्नेडो आया था। अर्थात आंसर हो जाएगा सी और डी को मिला करके यहां पर बी विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। कथन लिखा गया है कि मध्य अक्षांश चक्रवात, जो मध्य अक्षांश का चक्रवात है या जिसको हम समशीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, दोनों गोलार्धों में मध्य अक्षांश के पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाले निम्न दाब समूह होते हैं। तो क्या यह सही है या गलत? तो आपको पहले ही स्पष्ट होना चाहिए कि जो समशीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसकी उत्पत्ति की जो प्रमुख पेटी है वो है पछुआ पवन की पेटी। यह पछुआ पवन की पेटी में ही उत्पत्ति होती है समशीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की, जिसका प्रवाह पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है, ना कि पूर्व से पश्चिम की तरफ। क्योंकि पछुआ पवन किधर से किधर चलती है? तो पछुआ पवन पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती, ऐसे चलती है। तो ऐसे चलती है तो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है। अर्थात जो लिखा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर, ये सेंटेंस गलत है। यह पश्चिम से पूर्व चलती है। फिर लिखा है अधिकांश मध्य अक्षांश चक्रवात का एक शीत अयनांत और एक उष्ण अयनांत होता, ये सही है। क्योंकि जो समशीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है यहां पर वाताग्र के परिणाम स्वरूप इसकी उत्पत्ति होती है, और वाताग्र में एक होता है उष्ण वाताग्र और एक होता है शीत वाताग्र, और दोनों के परिणाम स्वरूप ही चक्रवात अपने मूल रूप को प्राप्त करता है। तो यहां पर जो लिखा है कि शीत अयनांत और उष्ण अयनांत, यह सेंटेंस सही है। अर्थात आंसर हो जाएगा ए गलत परंतु आर सही, डी आंसर सही होगा। अगला लिखा गया है यहां पर कि शीत मौसम के दौरान उत्तरी मैदानी इलाकों में बताना है कि दिशाओं में चक्रवात संबंधी गड़बड़ी का अंतर्वाह होता है। या भारत के विषय में प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन भारत यहाँ पर कहीं लिखा गया है नहीं, लेकिन फिर भी हमको यह अनुमान लगाना है कि शीत मौसम के दौरान उत्तरी मैदानी इलाके में, अर्थात जो गंगा का मैदान क्षेत्र है, खास करके अगर हम बात करें पश्चिमी यूपी, फिर उधर आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सब सेक्शन की जब बात करते हैं दिल्ली की, तो वहाँ पर इसका मूल कारण क्या है? वह है पश्चिमी विक्षोभ। और पश्चिमी विक्षोभ विकल्प में तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो भूमध्य सागर के ऊपर से आने वाला कह सकते हैं जेट है, जेट स्ट्रीम है, उसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर ये गड़बड़ी देखी जाती है। उसी को कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, या इसी को कहते हैं पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम विक्षोभ। अर्थात आंसर होगा डी। अगला लिखा गया है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताना है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस सही नहीं। अर्थात यहाँ पर जितने सेंटेंस लिखे गए हैं सब सही हैं, सिर्फ एक सेंटेंस है जो गलत है, और किसके विषय में? उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विषय में। जैसे पहला लिखा गया है उष्णकटिबंधीय चक्रवात मूसलाधार बारिश देते हैं। तो क्या यह सेंटेंस सही है या गलत, इसके विषय में हमको बताना। तो यह सेंटेंस पूरी तरीके से सही है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में जो वर्षा होती है या मूसलाधार होती है। फिर लिखा है उन्हें फिलीपींस में टाइफू कहते हैं। तो टाइफू जो नाम है या फिलीपींस में नहीं है, बल्कि इसका नाम कहाँ पर है? जापान में। तो जापान में इसी उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफू कहते हैं, ना कि फिलीपींस में। तो यह सेंटेंस गलत है। हम फिलीपींस में इसका जो नाम देते हैं वही नाम आपका कहलाता है बैजियो। क्या कहलाता है? बैजियो। तो बैजियो नाम फिलीपींस में है इसी उष्णकटिबंधीय चक्रवात का। अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यही सही नहीं है। शेष अगर आप पढ़ें तो वे 8 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश में उद्गमित होते हैं। तो हमने पहले ही कहा कि इक्वेटर वाले बेल्ट को छोड़ करके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये चक्रवात बनते हैं। तो यह सेंटेंस सही है। और फिर लिखा है वे दक्षिणी अटलांटिक महासागर में नहीं पाए जाते हैं। तो यह भी सेंटेंस सही है। ये चक्रवात कहीं ना कहीं उत्तरी अटलांटिक में ही पाए जाते हैं, दक्षिणी अटलांटिक में इसकी उत्पत्ति
नहीं हो पाती है, तो इस आधार पर केवल एक ही सेंटेंस गलत है और वो है बी, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। अगला लिखा गया है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में सबसे तेज पवनें सामान्यतः कहाँ अंकित की जाती है? तो चक्रवात का जो सम्मुख भाग होता है, वहां का जो दाहिना वृत्त होता है, वहां पर सबसे तेज गति का कह सकते हैं गति हमको देखने को मिलती है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर कोई हमारा, सपोज दैट ये है हमारी पृथ्वी और यहाँ पर ये है इक्वेटर और यहाँ पर कोई साइक्लोन बना, तो यहाँ पर जब कोई साइक्लोन बनता है और साइक्लोन का डायरेक्शन अगर ए है, तो इसका ऐसे आप पार्ट बनाएंगे और इस पार्ट के अनुसार यह जो है यह फ्रंट पार्ट होगा और ये बैक पार्ट होगा। ये क्या है? ये बैक है और ये जो है ये पार्ट कहलाता है फ्रंट। और फ्रंट में भी दो पार्ट होता है, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। तो ये पार्ट जो है इसको कहते हैं राइट और ये पार्ट है लेफ्ट। तो यहाँ पर जो हवा चलती है, अर्थात जो सबसे ज़्यादा तेज हवा देखने को मिलती है इसे राइट फ्रंट में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? सम्मुख दाहिने वृत्त में देखने को मिलती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ का जो साइक्लोन होता है यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला जो प्रश्न लिखा गया है कि मध्य अक्षांश चक्रवात अर्थात समशीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के विषय में पूछ रहा है कि बनने के संबंध में निम्नलिखित पदों में से सही पद की पहचान करें। अर्थात किसके किसके परिणाम स्वरूप ये चक्रवात बनता है, किनका किनका योगदान है इस चक्रवात को बनाने में। किस चक्रवात को? समशीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का। तो यहाँ पर लिखा है वायुदाबीय दाब का बल, अर्थात जिसको कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। क्या कहते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, वायुदाब प्रवणता बल। तो वायुदाब प्रवणता बल प्रमुख भूमिका निभाता है किसी भी चक्रवात के बनने के लिए। तो स्वाभाविक तौर पर है कि यह समशीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए भी उत्तरदायी भूमिका निभाएगा। साथ में कोरियालिस बल भी उत्तरदायी भूमिका निभाता है, क्योंकि बिना कोरियालिस बल के चक्रवात बनेगा ही नहीं। चक्रवात का तात्पर्य होता है चक्रीय गति और चक्रीय गति के लिए कोरियालिस बल का होना अनिवार्य है। साथ में पृष्ठीय घर्षण, तो सतह पर पृष्ठीय घर्षण के बगैर तो कोई वायु चलती ही नहीं है, क्योंकि लगभग पृथ्वी की सतह से 1000 मीटर की ऊंचाई तक घर्षण बल विद्यमान ही रहता है और इसी घर्षण बल की उपस्थिति में यह चक्रवात बनते हैं। तो कहीं न कहीं इन तीनों की भूमिकाएं होती है इस समशीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति में, अर्थात आंसर हो जाएगा डी। अगला यहां पर लिखा गया प्रश्न, एक से अधिक घिरी समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं अवदाब या डिप्रेशन। तो डिप्रेशन या अवदाब जो हम इसी एपिसोड के प्रारंभ में ही डिस्कशन कर लिए थे प्रश्न में, तो वही है कि मतलब एक से अधिक घिरी समदाब रेखाओं से जो छोटा एक कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उसी को क्या कहते हैं? अवदाब कहते हैं। अगला लिखा गया प्रश्न, केंद्र में उच्च दबाव वाली दबाव प्रणाली को क्या कहा जाता है? अगर केंद्र में हाई प्रेशर है और बाहर, अर्थात अगर ये हमारा सेंटर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है और इसके बाहर अगर लो प्रेशर है, तो यह प्रतिचक्रवात है। क्या है? प्रतिचक्रवात है। और इसी प्रकार अगर केंद्र में लो प्रेशर है और बाहर हाई प्रेशर है, तो उसको कहते हैं चक्रवात। तो ये चक्रवात और प्रतिचक्रवात की दिशाएं होती हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी के साथ आज का यह एपिसोड समाप्त होता है। कल हम लोग पुनः एक नए एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।